Namaste साथियों, you are welcome. We are going to discuss today on a very pertinent topic of English literature that is related to the ages of English literature. साथियों, जैसा कि अपन जानते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम हो, NTA नेट हो, इवन ग्रेड 1, ग्रेड 2, किसी भी एग्ज़ाम में लिटरेचर के पार्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें लिटरेरी पीरियड्स और लिटरेरी एजेस की सही जानकारी होनी चाहिए। इस जानकारी के अभाव में कई बार हमें ये एजेस और इन पीरियड्स के प्रश्न समझ में नहीं आते, बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार इन चीज़ों को समझना। आज अपन इन्हीं चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कई बार तो बॉडीली लिफ्टेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जैकोबियन पीरियड कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, विक्टोरियन पीरियड कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, इस पर्टिकुलर पीरियड के पोइट्स कौन हैं या ड्रामेटिस्ट कौन हैं, किसी पर्टिकुलर पीरियड में क्या पर्टिकुलर ट्रेंड चल रहे थे। ये क्वेश्चंस इस प्रकार के होते हैं कि बड़ी जनरल नॉलेज टाइप के प्रश्न होते हैं ये इंग्लिश लिटरेचर के, और इन प्रश्नों को सॉल्व करने से हमें कई बार बड़ी इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। साथियों, आज की क्लास के अंतर्गत अपना यही डिस्कशन रहेगा। अपन इनको बिगिनिंग से लेकर के लास्ट तक आज डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि कैसे इंग्लिश लिटरेचर ने अपने आप को एनरिच किया और डेवलप किया, और कई सारे हमारे कन्फ्यूजन्स भी हैं एजेस को लेकर के, वो सारे आज अपन रिमूव करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो इंग्लिश की शुरुआत होती है साथियों, वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड से होती है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड, इसको अपन एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी इसको अपन जानते हैं साथियों। इसमें जो एंग्लो शब्द देख रहे हैं वो अपने अंग्रेजी के लिए ही है, और सैक्सन एक्चुअली एक राज्यवंश था जो कि फ्रेंच राज्यवंश था जिनका वहाँ पे शासन था। तो उस दौरान जो भी लिटरेचर यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, उस लिटरेचर को अपन 450 से लेकर के 1066 तक के टाइम पीरियड में रखते हैं। वैसे तो ये जो टाइम पीरियड था, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो डेवलपमेंट हुआ या जो भी राइटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, उन्हें अपन ने इसके अंतर्गत शामिल किया है। एंग्लो सैक्सन जो पीरियड है, इसमें जर्मेनिक ट्राइब्स जो थी, उसमें एंजल्स और सैक्सन्स और जूट्स, ये 3 ट्राइब्स जो थी, उनको इस पीरियड के अंतर्गत दोस्तों शामिल किया जाता है, और ये तीनों की तीनों ट्राइब्स इस एंग्लो सैक्सन पीरियड को फॉर्म करती हैं। ये जो पीरियड है आपका, जो ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड आप इसको कहें या एंग्लो सैक्सन पीरियड आप इसको कहें, ये 1066 यानी कि 1066 के अंतर्गत नॉर्मन फ्रांस जब इसको जीत लेता है, इस क्षेत्र को जीत लेता है, तब जाकर के इस पीरियड की समाप्ति होती है, इस फेज की समाप्ति होती है। और हम इसको देखें कि इसके अंतर्गत डार्क एजेस भी आ रहे हैं। डार्क एजेस के नाम से एक पीरियड आ रहा है, वो 455 से लेकर के 799 तक का जो पीरियड है, उसको अपन डार्क एजेस के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला, क्योंकि लिटरेचर जो था वो ओरल लिटरेचर के रूप में था साथियों, क्योंकि रिटन फॉर्म अवेलेबल थी नहीं। आप जानते हैं विलियम कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस को लेकर के आ रहे हैं 1474 के अंतर्गत, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो उस समय एक्चुअली बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं हमारे पास में। दैट इज़ वाई लिटरेचर वॉज ओनली अवेलेबल इन ओरल फॉर्म्स। इसीलिए जो इस समय की पोइम्स हैं, जैसे कि बियोवुल्फ है, बियोवुल्फ द वांडरर और द सी फेरर, इन दोनों पोइम्स को अपन याद रखें साथियों। ये ओल्ड इंग्लिश में से कई बार पूछ लिए जाते हैं। द बियोवुल्फ और द सी फेरर, ये कुछ प्रारंभिक एग्जाम्पल हैं इस पीरियड के
जिसको एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता है। एंग्लो सैक्सन पीरियड के ये प्रारंभिक एग्जाम्पल हैं बियोवुल्फ और सीफेरर। बियोवुल्फ और सीफेरर, इसको बिल्कुल अपन याद रखें, इसको अपने को कंठस्थ कर लेना है। आगे देखें, इसमें कुछ पोइट्स थे जैसे कैडमन और साइनेवुल्फ। ये दो इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं इस पीरियड के, इस फेज के, जो इस समय कुछ लिखा करते थे। साथियों, इस समय कोई पॉपुलर फॉर्म नहीं थी। जो लिटरेचर था वो हेजियोग्राफीज के रूप में लिखा जाता था। रिलीजियस रचनाएं ज़्यादा चलती थी। जो सेंट्स के ऊपर जो रचनाएं होती थी उनका प्रचलन बहुत ज़्यादा था, तो वो इस समय चलती थी। जैसे कि देखिए यहाँ पे अपन हेजियोग्राफीज का इसमें चलन था और रिलीजियस थीम्स के ऊपर राइटिंग्स होती थी। लाइव्स ऑफ द सेंट्स इनके अंतर्गत वर्णित होते थे। तो जो ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, लिटरेचर के लिहाज से अपन देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है और राइटिंग्स भी जो है सेंट्स से रिलेटेड हेजियोग्राफीज जैसी रचनाएं इस समय चलती थी। तो इस टर्म को अपने को याद रखना है, हेजियोग्राफी। हेजियोग्राफी क्या है? सेंट्स की जीवन वृत्तांत हैं, उनके जीवन से संबंधित जो रचनाएं होती थी उन्हें हेजियोग्राफीज के रूप में लिखा गया है। इसमें अपन आगे देखें, जो मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से जो दूसरा पीरियड आता है वो 1066 से चालू होकर के साथियों ये 15th सेंचुरी तक चलता है। दूसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसमें हम देखें और समझें मिडिल इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बाद में मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है ये 1066 से लेकर के 15th सेंचुरी तक चलता है साथियों। इसी में चौसर आ रहे हैं। चौसर को अपने को याद रखना है। 1340 से लेकर के 14th सेंचुरी तक उनका टाइम स्पैन है। वो इंग्लिश लिटरेचर के फादर कहे जाते हैं। इंग्लिश लिटरेचर के डेवलपमेंट में उनकी निश्चित रूप से बड़ी प्रोमिनेंट भूमिका है। तो देखें अपन इसको, जो ये मिडिल इंग्लिश पीरियड है इसमें काफी ट्रांजिशन देखने को मिलता है हमें, लैंग्वेज के स्तर पर, कल्चर के स्तर पे और लाइफ स्टाइल के स्तर पर। और यहां से जो है एक मॉडर्न इंग्लिश का स्वरूप देखने को हमें मिलता है। मॉडर्न इंग्लिश का जो स्वरूप है वो हमें यहां से देखने को मिलता है साथियों। मॉडर्न इंग्लिश का स्वरूप यहां से हमें देखने को मिलता है क्योंकि इंग्लिश का यूज होने लगा था यहां पर और विभिन्न रूपों में, लिटरेचर के विभिन्न स्वरूपों में इंग्लिश का प्रयोग होने लगा था। और यहाँ पे ये जो एक पीरियड है 1066 से लेकर के 1340 तक का जो पीरियड है इसे एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहा जाता है साथी। इसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहा जा रहा है क्योंकि इस समय जो लिटरेचर था वो फ्रेंच डायलेक्ट एंग्लो नॉर्मन से प्रेरित था। देखो इसमें एंग्लो जो शब्द है वो इंग्लैंड के लिए ही है और ये नॉर्मन जो शब्द है वो फ्रेंच डायलेक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो उससे ये प्रेरित था, इस कारण से इस पीरियड के लिटरेचर को एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर कहा जा रहा है। अब इसमें अपन देखें कि 1340 से लेकर के 14th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है ये चौसर के लिए है। ये चौसर का समय है साथियों, जैसा कि वी वर टॉकिंग अबाउट, एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड एज चौसरियन ईरा और द एज ऑफ चौसर। इसको अपन एज ऑफ चौसर कहेंगे या चौसरियन ईरा कहेंगे क्योंकि चौसर वाज द वन हु वाज वेरी प्रोमिनेंट। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका यहाँ पे निभाई है। इसी के साथ में देखें अपन विलियम कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस को लेकर के आ रहे हैं साथियों। प्रिंटिंग प्रेस एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन है। इस दौरान 1476 के अंतर्गत ये आ रही है। 1476 के अंतर्गत प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आने वाले शख्स कौन से हैं? विलियम कैक्सटन हैं। विलियम कैक्सटन को अपने को याद रखना है। विलियम कैक्सटन and the question of printing press have been asked for many times in the examination। तो इसको हम याद रखें। 1476 प्रिंटिंग प्रेस और विलियम कैक्सटन तीनों एक दूसरे से रिलेट करके रखें। अब इस युग में या इस एज में जॉफ्री चौसर, उनके साथ में थॉमस मैलरी और रॉबर्ट हेनरीसन, these are the important names, those who were writing something in the name of literature during middle English period। तो middle English period के टाइम पे ये लोग
लिख रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में, और जो कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उनमें अपन देखें जैसे पायर्स द प्लूमेन, सर गाविन एंड द ग्रीन नाइट, और कुछ दूसरे अगर इटालियन और फ्रेंच राइटर्स में देखें अपन तो बोकासियो, इस युग में बोकासियो, पेट्रार्क, दांते और क्रिस्टीन डी पिसान, ये कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स आ रहे हैं। ये पेट्रार्क को भूलना नहीं है, पेट्रार्क को अपन बाद में भी चर्चा करेंगे, सोनेट के दौरान भी इनकी चर्चा रखेंगे अपन, बिकॉज ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ सोनेट। तो ये आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बाद में 1066 से लेकर के 15वीं सदी तक ये चल रहा है। इसमें अपन आगे देखते हैं तो हम बैरन एज की चर्चा करेंगे, और देखिए ये एज ऑफ रिवाइवल या बैरन एज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एज है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एज है, ये बीच में आ रहा है, एंड इट स्टार्टेड इन 14th सेंचुरी टू 1550, 1400 से लेकर के 1550 तक का इसका कार्यकाल है साथियों। और ये जो पीरियड है एज ऑफ रिवाइवल कहा जाता है, इसे बैरन एज भी कहा जाता है, इसे ये ट्रांजिशन एज के नाम से भी जाना जाता था, ट्रांजिशन एज के नाम से भी ये पीरियड जाना जाता था, बिकॉज हियर सो मेनी राइटर्स वर राइटिंग सम ट्रांजिटिव वर्क, दैट इज वाई एक ब्लैक डेथ की घटना यहां पर हुई थी प्लेग के कारण। प्लेग के कारण यहां पर प्लेग इरप्शन हो गया था, जबरदस्त, बहुत ज्यादा उसमें लोगों की जो है काल कबलित हुए। दैट इज वाई दिस पीरियड ब्लैक डेथ, द पीरियड ऑफ ब्लैक डेथ स्टार्ट्स फ्रॉम 1347 टू 1351। इसी में एक घटना हमारे सामने देखने को आती है साथियों, पीजेंट्स रिवोल्ट की। पीजेंट्स रिवोल्ट की जो घटना है दैट स्टार्टेड इन 1381, और इसका मुख्य कारण था अनपॉपुलर पोल टैक्स। पोल टैक्स के कारण ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हमेशा प्रश्नों में बने रहते हैं, जैसे ब्लैक डेथ का कारण प्लेग, अचानक ही प्लेग का इरप्शन हो गया, बहुत सारे लोग मर गए। इसी प्रकार से पीजेंट्स रिवोल्ट थे, जिसको बैट टाइलर रेबेलियन भी कहा जाता है, इसको बैट टाइलर रेबेलियन भी कहा जाता है। ये 1381 की घटना है, दिस वाज द इवेंट ऑफ 1381, और इसका जो इमीडिएट कारण था साथियों दैट वाज पोल टैक्स। पोल टैक्स के कारण ये इरप्ट हुआ पीजेंट रिवोल्ट जिसको अपन बोल रहे हैं, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट राइटर आ रहे हैं, हालांकि माइनर राइटर्स हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे थॉमस इलियट। थॉमस इलियट जो है द बुक नेम्ड गवर्नर के लिए उन्हें जाना जाता है। थॉमस इलियट द बुक नेम्ड गवर्नर, रिचर्ड टोटल्स मिसलेनी इनका एक सॉन्ग और सोनेट्स का कलेक्शन है, रिचर्ड टोटल का सॉन्ग एंड सोनेट्स का इनका कलेक्शन है। टिंडेल, विलियम टिंडेल की जो बाइबल आ रही है, टिंडेल जो है वो जाने जा रहे हैं बाइबल के लिए, टिंडेल बाइबल के लिए जाने जा रहे हैं। विलियम कैक्सटन की अपन लोगों ने अभी चर्चा की थी, किसके लिए, प्रेस के लिए जाने जा रहे हैं। प्रेस कब आ रही है आपकी, प्रेस आ रही है आपकी 1476 के अंतर्गत आपकी प्रेस आ रही है। तो प्रेस को लेकर के कौन आ रहे हैं, विलियम कैक्सटन आ रहे हैं। डेजिडरस इरेस्मस इन प्रेज ऑफ ह्यूमन फॉलीज, इन प्रेज ऑफ ह्यूमन फॉलीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर में एक बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन बड़ा अक्सर देखने में मिलता है। मेलोरी भी बड़े फेमस राइटर हैं। इसी के साथ में यूटोपिया वाले मोर, रोजर एस्चेम आपके जो राइटर हैं, टॉक्सोफिलस द स्कूल मास्टर, टॉक्सोफिलस स्कूल मास्टर के लिए जाने जाते हैं रोजर एस्चेम। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं कुछ इस एज ऑफ रिवाइवल के, जिनको अपने को याद भी रखना है। रिवाइवल एज आपका चालू होता है 14th सेंचुरी से 1550 तक, इसका टाइम स्पैन है साथियों। इसमें दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ब्लैक डेथ को अपने को याद रखना है और साथ ही साथ पीजेंट रिवोल्ट को याद रखना है। ये राइटर्स हैं, इनको अपन दोबारा से देखेंगे, एक बार जब एज को लेंगे तो दोबारा से इनका एक डिस्कशन लेंगे, इनकी राइटिंग्स को भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में भी इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे साथियों। आइए अपन आगे चलें तो हमारे सामने आता है अब रिनाइसेंस एंड रिफॉर्मेशन। रिनाइसेंस एंड रिफॉर्मेशन जो है
वो बड़ा ही एक महत्वपूर्ण काल है एज फार एज इंग्लिश लिटरेचर इज कंसर्न। इंग्लिश लिटरेचर के डेवलपमेंट के लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण काल ये रहा है। और इसको अपन देखें तो ये इसमें दो शब्द हैं, रिनाइसेंस। रिनाइसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण। ये पुनर्जागरण होता है, यानी कि रीअवेकनिंग ऑफ द नॉलेज। रीअवेकनिंग ऑफ द नॉलेज इस दौरान देखने को मिल रही थी। नॉलेज पूरी तरह से नए रूप में आ रही थी। रिफॉर्मेशन को तो अपन जानते हैं, चीजों का एक नया स्वरूप होना, नया स्वरूप लेना। तो रिनाइसेंस और रिफॉर्मेशन एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। और इस दौरान अपन देखें साथियों तो लिटरेचर में काफी जबरदस्त एक डेवलपमेंट देखने को मिला विभिन्न एस्पेक्ट्स में। डजंट मैटर कि कोई पर्टिकुलर चीज में ही डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, वो जो हर जॉनर में, हर विधा में, इंग्लिश लिटरेचर की ही नहीं दूसरी लैंग्वेजेस में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इस दौरान देखने को मिला। देखिए, कई लिटरेरी क्रिटिक्स इस पीरियड को अर्ली मॉडर्न पीरियड भी कहते हैं। इसको अर्ली मॉडर्न पीरियड भी कहा जाता है। वैसे देखिए, मॉडर्न पीरियड जो है ना, ये मॉडर्न पीरियड हम देखेंगे 1914 से शुरुआत है इसकी। 1914 से शुरुआत है इसकी। इसको अपन देखेंगे अपनी आने वाली डिस्कशंस के दौरान। लेकिन जो रिनाइसेंस एंड रिफॉर्मेशन है, इसे अर्ली मॉडर्न पीरियड के नाम से जाना जाता है। ये जो पीरियड है इसको अपन 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। साथियों बिल्कुल याद रखना होगा अपने को, अर्ली ट्यूडर पीरियड। अर्ली ट्यूडर जो है एक राजवंश है इंग्लैंड का जिसने शासन किया था। महारानी एलिजाबेथ भी ट्यूडर वंश की ही है ना। तो अर्ली ट्यूडर पीरियड 1485 से चालू होकर के 1558 तक चल रहा है। और आफ्टर दैट द एज कम्स एलिजाबेथन। एलिजाबेथन जो है वो 1558 से चल करके 1603 तक आपका चल रहा है। इसके साथ में फिर आपका जकोबियन एज आ जाता है। जकोबियन एज जो है किंग जेम्स के नाम के ऊपर है और ये 1603 से लेकर के 1625 तक चल रहा है साथियों। और उसके बाद में आपका कैरोलिन आ जाता है। कैरोलिन जो है वो किंग चार्ल्स के नाम के ऊपर है। उनका नाम कैरोलस था लैटिन में। एंड द एज स्टार्ट्स फ्रॉम 1625 टिल 1649। और कैरोलिन के बाद में फिर आपका जो पीरियड आता है दैट इज नोन एज कॉमनवेल्थ रेस्टोरेशन एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1649 टू 1660। तो वो जो है 1649 से लेकर के और 1660 तक ये पीरियड आपके चलते हैं। 5 पीरियड, अर्ली ट्यूडर पीरियड आपका, एलिजाबेथन पीरियड, जकोबियन, कैरोलिन और कॉमनवेल्थ। इन 5 पीरियड्स के अंतर्गत साथियों आपका ये रिनाइसेंस एंड रिफॉर्मेशन डिवाइडेड है। इसको अपन अच्छे से याद रख लें। इन टाइमलाइंस को भी अपने को रखना होगा और इनके विभिन्न नाम भी हैं, उनका भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो आइए अब अपन चलें आगे और सबसे पहले लेंगे अपन अर्ली ट्यूडर पीरियड को। और ये अर्ली ट्यूडर पीरियड जो है आपका साथियों, इसकी शुरुआत हो रही है 1485 से 1558 तक ये चल रहा है। काफी लंबा पीरियड है साथियों, लेकिन इस दौरान काफी डेवलपमेंट भी इंग्लिश लिटरेचर में हो रहा है। जो ट्यूडर, जैसा कि वी वर डिस्कसिंग कि ये ट्यूडर जो है एक राजवंश है और ये उस समय रूलिंग रॉयल्स थे। दैट इज वाई इंग्लैंड और वेल्स के अंतर्गत जो ये पीरियड है ये 1485 से चल के 1603 तक चलता है साथियों। देखो, इस चीज को अपने को समझना है। इसको इसलिए समझना है कि ये पीरियड जो है ना, ट्यूडर पीरियड, ये 85 से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अपन 1558 ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं बिकॉज इन 1558 क्वीन एलिजाबेथ केम। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ जो है वो भी क्या है, क्वीन एलिजाबेथ भी क्या है, ट्यूडर राजवंश से संबंध रखती हैं। इसीलिए ये जो पीरियड है 1485 से लेकर के 1603 का पीरियड है, इसे अपन ट्यूडर पीरियड भी कह सकते हैं। तो ये हमको समझना होगा बिकॉज महारानी एलिजाबेथ जो हैं वो भी ट्यूडर राजवंश से संबंध रखती हैं। दैट इज वाई। इसके बाद में देखें, इसमें कुछ घटनाएं जो हमारे सामने आ रही हैं, उन घटनाओं में अपन देखें तो इसमें 100 ईयर्स वॉर,
ये 1337 से लेकर के 1453 तक जा रहा है। 100 इयर्स वॉर कब चल रहा है? 1337 से लेकर के 1453 तक ये चल रहा है। किसके बीच में? फ्रांस और यूके के बीच में चल रहा है। फ्रांस और यूके के बीच में चल रहा है। लड़ाई किसके लिए? सिंहासन के लिए हो रही होगी निश्चित रूप से। तो इसमें फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में थ्रोन ऑफ फ्रांस के लिए ये लड़ाई हो रही है, क्राउन के लिए लड़ाई हो रही है, किंगशिप के लिए लड़ाई हो रही है। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू वॉर ऑफ रोजेस। वॉर ऑफ रोजेस को देखें, ये रोज का मतलब वही होता है। अब ये वॉर ऑफ रोजेस कब से कब हो रहा है? 1455 से 1485 के बीच में वॉर ऑफ रोजेस हो रहा है। अब ये वॉर ऑफ रोजेस में इसका नाम वॉर ऑफ रोजेस इसलिए रखा गया है बिकॉज रोजेस वर द सिंबल्स। इसमें रोज जो है वो सिंबल के रूप में प्रयोग लिए जा रहे हैं, दैट इज वाई। अब इसमें व्हाइट रोज है और रेड रोज है। रेड का मतलब होता है लाल। रेड का मतलब क्या होता है? लाल। और लाल का मतलब होता है लैंकेस्टर। इसको याद रखने की टेक्निक बता रहा हूं साथियों मैं आपको। रेड का मतलब होता है लाल और लाल का मतलब होता है लैंकेस्टर। तो रेड को अपन लैंकेस्टर से जोड़ लेंगे। लैंकेस्टर का प्रतीक क्या था? रेड रोज। और हाउस ऑफ यॉर्क का क्या था? व्हाइट। अब चूंकि रेड इधर आ ही गया है प्रयोग में तो उधर व्हाइट ही बचेगा। तो 1455 से लेकर के 1485 तक वॉर ऑफ रोजेस का दौर था साथियों ये। और ये अर्ली ट्यूडर पीरियड की एक प्रमुख घटना थी। इसमें इंपॉर्टेंट फिगर के रूप में देखें तो हमारे सामने थॉमस किड आ रहे हैं, थॉमस लॉज आ रहे हैं, जॉन लिली आ रहे हैं, क्रिस्टोफर मार्लो ट्रेजेडी किंग। क्रिस्टोफर मार्लो जिन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है, ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है। डिटेल्ड में भी इनकी चर्चा करेंगे अपन। तो ये ट्रेजेडी किंग आपके क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस मोर यूटोपिया वाले आ गए। फिर इसके साथ में थॉमस नैश, जॉर्ज पुट्टनहम, ये एक क्रिटिसिज्म के अंतर्गत बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं, फिलिप सिडनी और एडमंड स्पेंसर। ये इसके कुछ प्रमुख नाम है। किसी भी व्यक्ति की रचना को अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति की अपन इंपॉर्टेंट इश्यूज को भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि डिटेल में अपन जब देखेंगे तो प्रत्येक चीज को अपन समझेंगे और उनकी विशेषताओं को भी अपन देखेंगे। अर्ली ट्यूडर पीरियड के बारे में हमें समझना है दो चीजों को। 1485 से शुरुआत होकर के 1558 तक चल रहा है। इसके बाद में एलिजाबेथन पीरियड आ रहा है। एलिजाबेथन जो पीरियड है, चूंकि महारानी एलिजाबेथ हैं वो भी ट्यूडर राजवंश से संबंध रखती हैं, तो किसी मायने में अपन इसको 1603 तक भी अपन एक्सपांशन कर सकते हैं इसका, तो वो हमें याद रखना है। और इसके बाद में आपका जो फेवरेट है लिटरेरी पीरियड, जिसको अपन एलिजाबेथन एज के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत होती है। एलिजाबेथन एज जो है वास्तव में इंग्लिश लिटरेचर के लिहाज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज कहा जाता है। और उस समय इंग्लैंड जो है एक लिटरेरी बर्ड बन गया, सिंगिंग लिटरेरी बर्ड बन गया। जॉनर चाहे जो भी हो, हर जॉनर में पोइट्स ने, ड्रामेटिस्ट्स ने बहुत जबरदस्त रूप से काम किया। दूसरी जगह पे जाकर के ट्रैवलिंग करके नई नई जॉनर्स को वो इंग्लिश लिटरेचर में लेके आए। नई जॉनर्स का एक्सपेरिमेंटेशन देखने को आप मिलता है आपको। और आप देखेंगे कि ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं जो वास्तव में नेवर बिफोर, वो पहले कभी थी ही नहीं। और उनका बहुत अच्छे से उनका एक्सपेरिमेंटेशन हुआ। बहुत प्रोलिफिक और बहुत ज़्यादा मात्रा में लिटरेचर लिखा गया और बहुत अच्छे राइटर्स, ऑथर्स, पोइट्स, ड्रामेटिस्ट इस दौरान हमें देखने को मिलते हैं। पीरियड जो है 1558 से 1603, ये तो कभी भूलना ही नहीं है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न कई बार देखने को मिलते हैं कि जैकोबियन पीरियड की टाइमलाइन क्या है या एलिजाबेथन पीरियड की टाइमलाइन क्या है। इस प्रकार के प्रश्न हमें जनरली देखने को मिलते हैं, सामान्य तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, ड्राइडन ने इस पीरियड को कहा है जायंट रेस बिफोर ब्लड। जायंट रेस का है साथियों, एक शब्द याद रख लेना आप, जायंट रेस, दैत्यों की सी ये प्रजाति एलिजाबेथन्स को कहा है। जायंट रेस किसने कहा? ड्राइडन ने कहा। किसको कहा? एलिजाबेथन एज को कहा। जायंट रेस बिफोर ब्लड किसने कहा? ड्राइडन ने कहा साथियों। एलिजाबेथन एज जो है गोल्डन एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
गोल्डन एज कहा जाता है। ये सिंगिंग लिटरेरी बर्ड इस दौरान बन गया था इंग्लैंड, सिंगिंग लिटरेरी बर्ड बन गया था इस दौरान, सिंगिंग लिटरेरी बर्ड। लिटरेरी बर्ड बन गया था इस दौरान इंग्लैंड, क्योंकि ये पीरियड इस प्रकार का था जिस समय काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो सिंगिंग लिटरेरी बर्ड बन गया था इंग्लैंड। अब इस समय की जो घटनाएं हैं उनमें देखें आप स्पेनिश आर्माडा, स्पेनिश आर्माडा 1588 की, एक दो बार प्रश्न पूछे गए हैं स्पेनिश आर्माडा के भी। ये एक जहाजी बेड़ा था, कहाँ का था? स्पेन का था। किसके ऊपर भेजा गया? इंग्लैंड के ऊपर भेजा गया। क्यों भेजा गया? इंग्लैंड की नावल पावर को नेस्तनाबूद करने के लिए भेजा गया, इंग्लैंड को हराने के लिए भेजा गया। उस समय स्पेन नंबर 1 पे था, नेवी के अंतर्गत स्पेन नंबर 1 पे था। साथियों क्या हुआ इसके बाद में, क्या हुआ साथियों, मैं बताऊं आपके लिए कि स्पेनिश आर्माडा को हरा दिया गया, पराजित कर दिया गया। और ये घटना जो है 1588 की घटना है ये, और इसमें स्पेनिश फ्लीट जो था वो किंग फिलिप ने भेजा था, स्पेन के राजा फिलिप ने भेजा था उसको इंग्लैंड को हराने के लिए, लेकिन इंग्लिश नेवी ने उसको डिफीट कर दिया। ठीक है, और एक विक्ट्री जो है ये नावल पावर को सिग्निफाई करती है साथियों। इसी के साथ में दूसरा जो एपिसोड है शेक्सपियरियन थिएटर। शेक्सपियर अपने जमाने के ख्यातनाम नाटककार, पोइट थे और वे एक एक्टर भी थे। उन्होंने ग्लोब थिएटर को खरीद लिया था। तो ग्लोब थिएटर में, जिसको शेक्सपियरियन थिएटर भी कहा जाता है, वहां पे अनेकों नाटकों को मंचन हुआ। तो ये भी एक प्रमुख घटना है इस पीरियड की। इस समय के जो प्रमुख व्यक्ति थे, प्रमुख फिगर्स थे, उनमें क्रिस्टोफर मार्लो जो ट्रेजेडी किंग कहे जाते हैं, और वो ट्रेजेडी के मामले में शेक्सपियर से भी आगे थे। शेक्सपियर को भी उन्होंने कई चीजें सिखाई। शेक्सपियर वास्तव में इंडेटेड थे क्रिस्टोफर मार्लो के। इसकी अपन चर्चा करेंगे, उनकी ट्रेजेडीज को भी समझेंगे, उनकी विशेषताओं को भी समझेंगे। फ्रांसिस बेकन जो निबंधकार हैं, एसेइस्ट हैं, एडमंड स्पेंसर, वॉल्टर रेले, विलियम शेक्सपियर, फिलिप सिडनी, रिचर्ड हुकर, ये इस पीरियड के कुछ प्रमुख फिगर्स हैं साथियों। डिटेल में अपन चर्चा करेंगे, एक एक व्यक्ति की चर्चा करेंगे, लेकिन हमें यह समझना होगा कि पर्टिकुलर पीरियड कब से कब चल रहा है, उस पीरियड के इंपॉर्टेंट लोग कौन हैं, उस पीरियड के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट घटना हुई तो वो क्या हुई, ये हमारी टिप्स पे होना चाहिए, ये हमारी जानकारी में होना चाहिए। आइए, एलिजाबेथन पीरियड के बाद में हमारे सामने जो पीरियड आता है वो आता है जैकोबियन पीरियड। और जैकोबियन पीरियड जो है उसकी शुरुआत होती है 1603 से 1625 तक ये पीरियड चल रहा है साथियों। जैकोबियन पीरियड जो है वो राजा जेम्स के नाम के ऊपर दिया गया है। उनका नाम जो था वो जैकोबस था, जैकोबस था उनका नाम लैटिन में, और इसीलिए इस पीरियड का नाम जैकोबियन पीरियड रखा गया है। इस पीरियड का नाम जैकोबियन रखा गया है किंग जेम्स के नाम के ऊपर। इनका नाम जो है साथियों वो है जैकोबस, जैकोबस, जैकोबस इनका नाम था साथियों। उसके नाम के ऊपर इस पीरियड का नाम जैकोबियन पीरियड रखा गया है। तो अपन देखें इस दौरान जो कुछ प्रमुख घटनाएं आ रही हैं उनमें एक तो किंग जेम्स का जो ट्रांसलेशन था बाइबल का जो ट्रांसलेशन 1611 में, अनेकों बार मैंने देखा है ये प्रश्न, बिल्कुल रट लें इस प्रश्न को। किंग जेम्स, कौन से जेम्स हैं ये ही जेम्स हैं जिनके नाम पर इस पीरियड का नामकरण हुआ है। ये जेम्स फर्स्ट ही हैं साथियों जिन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया, और इस बाइबल का ट्रांसलेशन होकर के इसका प्रकाशन हुआ 1611 में, ये हमारे सामने आती है। और इसके अंतर्गत अपन देखें कि जैकोबियन ड्रामा जो है वो भी अपने आप में एक बहुत ही रिच ड्रामा के रूप में प्रसिद्ध है, वो जाना जाता है। वो ड्रामा अपने आप को इस दौरान एस्टेब्लिश कर रहा था, जैसे कि विलियम शेक्सपियर जो एलिजाबेथन एज में भी थे, बेन जॉनसन, वेबस्टर,
रिवेंज ट्रेजेडीज के लिए जाना जाता है। थॉमस मिडल्टन, इन्होंने क्या है कि कुछ डार्कर थीम्स को लिया इस दौरान, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और कुछ एम्बिग्यूटीज से रिलेटेड जो है लिटरेचर इस दौरान आया। तो इसमें आप देखेंगे कि लिटरेचर के वेरियस शेड्स निकल करके आ रहे हैं। और इस दौरान अपन देखें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज और आ रही है हमारे सामने, वो है मास्क। मास्क क्या है साथियों, ये बेन जॉनसन की फेवरेट जॉनर थी। मास्क एक प्रकार का कोर्टली एंटरटेनमेंट होता है जिसमें मुखौटे लगा करके, विभिन्न प्रकार के मुखौटे पहन करके और बहुत भारी भरकम कपड़े, ऑर्नामेंट्स यूज करके, और कोर्ट एंटरटेनमेंट में ये विभिन्न प्रकार की ट्रेडिशनल स्टोरीज के ऊपर, रिलीजियस माइथोलॉजी की स्टोरीज के ऊपर इनका प्रेजेंटेशन किया जाता है। कोर्ट एंटरटेनमेंट के लिए मास्क लिखे जाते हैं बेसिकली। मास्क मंचन भी मास्क का खूब हुआ। बेन जॉनसन को याद रखिएगा, मास्क के साथ में कभी भूलना नहीं है, ये ही बड़े इंपॉर्टेंट राइटर हैं बेन जॉनसन। बेन जॉनसन जो है मास्क के बड़े राइटर हैं, इसकी भी बाद में चर्चा करेंगे अपन। तो ये जैकोबियन एज में काफी पॉपुलर हो गए थे मास्क। इसमें हम देखें कि कुछ इंपॉर्टेंट जो फिगर्स हमारे सामने आते हैं जैकोबियन पीरियड के, वो है जॉन डन। जॉन डन के साथ में विलियम शेक्सपियर भी इस युग में आ रहे हैं, माइकल ड्रेटन, जॉन बैब्स्टर, एलिजाबेथ कायरी, बेन जॉनसन और लेडी मैरी रॉथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके राइटर्स आ रहे हैं इस दौरान जो इंग्लिश लिटरेचर को रिच कर रहे हैं और काफी रचनाएं हमें दे रहे हैं। साथियों, एलिजाबेथन एज जैसे ही समाप्त हो रहा है 1603 में, उसके बाद में कैरोलिन एज चालू हो रहा है और जैकोबियन एज चालू हो रहा है। और जैकोबियन एज जैसे ही 1625 में समाप्त हो रहा है, उसके तुरंत बाद में हमारे सामने आता है कैरोलिन पीरियड। कैरोलिन पीरियड जो है 1625 से लेकर के 1649 तक जा रहा है साथियों। आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। कैरोलिन पीरियड को समझें जो कि 1625 से लेकर के 1649 तक जा रहा है साथियों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड ये। और इसके जो नामकरण है, कैरोलिन पीरियड का जो नामकरण है, वो चार्ल्स फर्स्ट जो इस समय राजा थे उनके नाम के ऊपर हुआ है। उनका नाम था साथियों कैरोलस। उनका नाम था साथियों कैरोलस, और उनके नाम के ऊपर ही इस पीरियड का नामकरण हुआ है। कैरोलिन पीरियड इसको कहा जाता है, तो ये हमें याद रखना है। इस दौरान कवेलियर पोइट्स भी बड़े प्रसिद्ध थे। कवेलियर पोइट्स, अब कवेलियर पोइट्स की शॉर्ट फॉर्म है HCL। इससे याद रखना, H से आपका हेरिक हो गया, C से हो गया आपका कैरियू, L से हो गया लवलेस और S से हो गया सकलिंग। तो ये शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हैं अपन HCLS। कैवेलियर पोइट्स कौन से पोइट्स थे? ये कोर्ट पोइट्स थे। ये सपोर्ट करते थे राजा को। किसको सपोर्ट करते थे? ये राजा को। राजा कौन था? किंग चार्ल्स फर्स्ट। तो किंग चार्ल्स फर्स्ट जो था उसको सपोर्ट करने वाले जो ये पोइट्स का ग्रुप था साथियों, इन्हें ही कवेलियर पोइट्स कहा जाता है। एक ग्रुप ऑफ पोइट्स सपोर्टेड किंग चार्ल्स फर्स्ट। तो ये राजा को सपोर्ट करते थे अपनी पोइट्री के अंतर्गत भी, और अदर देन पोइट्री ऑल्सो दे वर द सपोर्टर ऑफ द किंग। दैट इज वाई इन्हें कोर्ट पोइट्स भी कहा जाता है। कई बार कवेलियर पोइट्स के साथ साथ इन्हें कोर्ट पोइट्स भी कहा जाता है। कोर्ट पोइट्स भी इन्हें कहा जाता है। कोर्ट पोइट्स भी इन्हें कहा जाता है साथियों। पोइट्स जो हैं सिंपली HCLS, हर्बर्ट, कैरियू, लवलेस, सकलिंग। इस प्रकार से आप याद रखोगे, आपको याद हो जाएंगे ये। और इनकी थीम्स जो थी लव, ब्यूटी, लॉयल्टी टू द क्राउन। ये लॉयल्टी टू द क्राउन को विशेष रूप से अपन याद रखें, जो कि इनकी थीम्स में प्रमुख रूप से दिखाई देती है। उसकी अपन चर्चा भी कर रहे थे। आगे देखें अपन मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री का नाम जैसे ही आता है वैसे ही आपको जॉन डन की याद आ जाती है। वास्तव में जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट्री के एक लीडिंग फिगर हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री जो मेटा प्लस फिजिकल दो शब्दों के मिश्रण से
मिलकर के बनी है मेटाफिजिकल, अतीन्द्रिय ज्ञान के ऊपर आधारित ये पोइट्री निश्चित रूप से एक बिल्कुल अलग प्रकार की कंसीटेड वर्ड्स को लेकर के, फारफेच्ड इमेजेस को लेकर के ये पोइट्री जो है लिखी जाती है। कॉम्प्लेक्स इमेजेस को इसमें लिया जाता है और इसके अंतर्गत कई दूसरे पोइट्स भी हैं, जैसे आपके हर्बर्ट, क्रेशा, वॉन, एंड्रयू मार्वेल, जॉन डन के अलावा ये कवि इसके अंतर्गत लिखते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स मेटाफिजिकल आइडियाज आपको देखने को मिलेंगे, कॉन्सिटेड वर्ड्स का प्रयोग है, इंटेलेक्चुअल वर्ड प्ले हैं, इसके अंतर्गत फारफेच्ड इमेजेस हैं। ये सारी की सारी फारफेच्ड इमेजेस इसके अंतर्गत, फारफेच्ड इमेजेस भी इसके अंतर्गत अपने को देखने को मिलती हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री की अपन डिटेल में चर्चा करेंगे जब सेपरेटली इसको लेंगे, अभी टाइमलाइन के हिसाब से इसको देखें। अब इसमें अपन देखें कैरोलिन ड्रामा। कैरोलिन ड्रामा जो है वो इस पीरियड का जो ड्रामा है उसमें अपन देखें पॉलिटिकल और रिलीजियस टेंशंस देखने को मिल रही हैं। अपने को पॉलिटिकल और रिलीजियस टेंशंस इस दौरान हमें देखने को मिल रही हैं और इस दौरान जो प्लेराइट्स थे जैसे जॉन फोर्ड है, जेम्स शर्ली है, रिचर्ड ब्रोम है, ये जो राइटर हैं वो इस समय काम कर रहे हैं। और कोर्ट मास्क तो जैकोबियन में भी चल रहे थे और वो कैरोलिन में भी चल रही हैं, क्योंकि इस दौरान वो ट्रेंड आ रहा था पीछे से। तो कोर्ट मास्क जो है वो एक प्रकार से एक कोर्ट एंटरटेनमेंट का एक बहुत ही प्रभावी नाटिका के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। तो कोर्ट मास्क जो है इस दौरान भी चलते रहे। इस समय में हम देखें तो जॉन मिल्टन, प्यूरिटन पोइट, रॉबर्ट बर्टन, जॉर्ज हर्बर्ट, रॉबर्ट हेरिक, थॉमस कैरियू, रिचर्ड लवलेस, सकलिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। ये नाम आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। साथियों, अपन इसको समझें कि कैरोलिन एज कहां से कहां तक चल रहा है। पहली बात, कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स कौन कौन से हैं। दूसरी बात, और जो घटनाएं हैं इस दौरान, उन घटनाओं को भी थोड़ा थोड़ा अपन समझ लें तो हमें आसानी रहेगी इसको समझने में। आइए कैरोलिन एज के बाद में अपन चलें अपने कॉमनवेल्थ पीरियड की ओर। कॉमनवेल्थ पीरियड जो है इंग्लिश लिटरेचर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पीरियड और इसको अनेकों नामों से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1649 से होती है, 1660 तक ये चलता है। इसको कई बार आप देखेंगे तो रेस्टोरेशन पीरियड भी कहा जाता है। इसको दो हिस्सों में बांटा गया है साथियों, इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। इसके दो हिस्से हैं, पहला द रिपब्लिक, दूसरा द प्रोटेक्टोरेट। इसके दो हिस्से करे गए हैं। ये जो रिपब्लिक जो पीरियड है इसकी शुरुआत 1649 से होकर के 1653 तक है और जो इसका दूसरा पार्ट है प्रोटेक्टोरेट पीरियड, वो 1653 से लेकर के 1658 तक चलता है। तो इसको प्रोटेक्टोरेट पीरियड क्यों कहा जाता है? इसको प्रोटेक्टोरेट पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लॉर्ड क्रॉमवेल थे उन्होंने अपने आप को लॉर्ड प्रोटेक्टर घोषित कर दिया था। उन्होंने अपने आप को लॉर्ड प्रोटेक्टर घोषित कर दिया था, इसीलिए इसको प्रोटेक्टोरेट पीरियड भी कहा जाता है। बिल्कुल नहीं भूलें अपन, प्रोटेक्टोरेट पीरियड 1653 से, कॉमनवेल्थ से ही इसका संबंध है और इसको अपन प्रोटेक्टर से याद रखें। प्रोटेक्टर किसने घोषित कर दिया था? ओलिवर क्रॉमवेल ने अपने आप को लॉर्ड प्रोटेक्टर घोषित कर दिया था साथियों, इसीलिए इसको प्रोटेक्टोरेट पीरियड कहा जाता है। इसको इंटररेग्नम पीरियड भी कहा जाता है, 1649 से लेकर के 1660 तक इसको इंटररेग्नम पीरियड भी कहा जाता है। क्योंकि ये इंटररेग्नम पीरियड इसलिए कहा जाता है, इसकी शुरुआत जो है इंटररेग्नम की वो 30 जनवरी 1649 से लेकर के 29 मई 1660 तक होती है। ये जो पीरियड है फर्स्ट वाला 30 जनवरी 1649, ये एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट का डे था और उसका पुत्र जो था चार्ल्स सेकंड, वो वहां पे वापसी करके आते हैं। वो जो टाइम था 29 मई 1660, तो इसको इंटररेग्नम पीरियड के नाम से भी जाना जाता है साथियों। इंटररेग्नम पीरियड 1649 से 1660 तक है।
प्रोटेक्टोरेट पीरियड 1653 से 1658 तक है। इनको याद रखें, अपन कॉमनवेल्थ पीरियड के अंतर्गत ही आ रहे हैं। ओलिवर क्रॉमवेल जो है उन्होंने अपने आप को लॉर्ड प्रोटेक्टर घोषित किया था 1653 में, इसीलिए वहां से प्रोटेक्टोरेट पीरियड की शुरुआत होती है। और इस दौरान देखें अपन पब्लिक थिएटर्स को भी क्लोज रखा गया था। और इंग्लिश सिविल वार जो है 1649 से लेकर के 1660 तक का जो ये पीरियड है, यानी कि ये जो पीरियड का इस एज का जो टाइम लाइन है 1649 से लेकर के 1660 तक का, वो इंग्लिश सिविल वार का भी टाइम है। इंग्लिश सिविल वार थर्ड, बस इतना जरूर याद रखना है हमें। और इसी में अपन देखें तो जॉन मिल्टन आपके आ रहे हैं, थॉमस हॉब्स की पॉलिटिकल राइटिंग्स भी इस समय में देखने को मिल रही हैं। लेकिन ड्रामा जो है इस समय डेवलप नहीं कर रहा था, ड्रामा का डेक्लाइन कहा जाएगा ये, ड्रामा सफर्ड। और वैसे भी देखेंगे अपन मिल्टन का जो पीरियड है, प्यूरिटन पीरियड जो था, एज ऑफ मिल्टन जिसको कहा जाता है, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो ड्रामा तो वहां पे है ही नहीं, ड्रामा का डेवलपमेंट नहीं है, ड्रामा वहां पे सफर कर रहा है। और कुछ प्रोज राइटर्स जो हैं वो लिख रहे थे, जैसे थॉमस फुलर हैं, आपके अब्राहम कॉली हैं, ओलिवर क्रॉमवेल हैं, जेम्स हैरिंगटन हैं और एंड्रयू मार्वेल हैं। ये जो है अच्छी तरह से इस दौरान लिख रहे हैं। तो कॉमनवेल्थ पीरियड के बारे में हमें कुछ चीजें याद रखनी है। एक तो प्रोटेक्टोरेट पीरियड काफी कंफ्यूज करता है, 53 से चालू कर लें इसको और 60 तक ले जाएं इसको, प्रोटेक्टोरेट पीरियड को, है ना। और इसके अंतर्गत इसको 1658 तक रखना है साथियों। इंटररेग्नम पीरियड को 1649 से 1660 तक अपने को लेके जाना है। तो ये इसके बारे में था कॉमनवेल्थ पीरियड के बारे में। आइए अब अपन आगे चलें और देखें प्यूरिटन पीरियड, जिसको एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जाना जाता है साथियों। इसको एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है, प्यूरिटन एज के नाम से ये प्रसिद्ध है। प्यूरिटन का मतलब होता है रिलीजियस वैल्यूज, प्यूरिटन रिलीजियस वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, ये जो है एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। और इसकी जो टाइमलाइन है वो 1625 से लेकर के 1660 तक, बड़े फिगर है मिल्टन, दैट इज वाई। और वो आइसोलेटेडली उन्होंने काम किया है मिल्टोनिक एज के लिए या प्यूरिटन एज के लिए, है ना। तो इस समय मॉरल नेचर ऑफ मैन, प्यूरिटनिज्म ही कहा जाता है इसको। प्यूरिटनिज्म का मतलब है कि इन लोगों ने, इन राइटर्स ने जो है, पर्टिकुलरली मिल्टन वाज ऑफ दैट नेचर की जो है वो रिलीजियस डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते थे, तो उनकी राइटिंग जो है वो बिल्कुल रिलीजियस हैं। वैल्यूज का अपलिफ्टमेंट इस दौरान हुआ, उनके डेवलपमेंट के लिए लगातार रूप से काम किया मिल्टन ने। तो एक प्रकार से लिटरेचर में जो वल्गरनेस है वो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी आपको, मॉरल थीम से संबंधित चीजें इस दौरान आपको देखने को मिलेंगी। और उनको इनकलकेशन पे, लिटरेचर में उनके इनकलकेशन पे जोर दिया गया। इस जो प्यूरिटन एज था इसके दो ऑब्जेक्ट थे, एक तो पर्सनल राइचुअसनेस की इस दौरान बात कर रहे थे वो, और एक सिविल एंड रिलीजियस लिबर्टी की बात कर रहे थे। तो वो जो है दो ऑब्जेक्ट इस दौरान उनके थे, एक तो पर्सनल राइचुअसनेस, मतलब स्वयं की शुद्धि होनी चाहिए, व्यक्ति प्रामाणिक होना चाहिए, उसके बारे में उनकी चर्चा चल रही थी, उसको लेकर के वो लिटरेचर में उसको डाल रहे थे। और सिविल और रिलीजियस लिबर्टी की भी उस दौरान बात थी। जॉन मिल्टन जो है इसमें प्रमुख व्यक्ति हैं। टाइमलाइन जो आपकी है 1625 से लेकर के 1660 तक का ये पीरियड है आपका, जिसको एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है साथियों। ये कॉमनवेल्थ के अंदर ही है एक तरीके से, कॉमनवेल्थ से पहले भी आप इसको मान सकते हैं। तो इसमें फिर अपन आगे देखें तो मेटाफिजिकल एज की अपन चर्चा कर लेते हैं साथियों। मेटाफिजिकल पीरियड जो है वो 1660 से शुरुआत होती है साथियों। इस पीरियड की 1660 से लेकर के ये 1690 तक का दौर जो है इसको मेटाफिजिकल पीरियड कहा जाता है। मेटाफिजिकल पीरियड हमने थोड़ा सा पहले भी देखा था, टाइमलाइन को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, एक दो टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए दोबारा से मैंने इसको लिया है। बाकी डिटेल में अपन चर्चा करेंगे मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है, कौन कौन से पोइट्स हैं
और क्या क्या लिख रहे हैं, उनकी पोएम्स कौन कौन सी हैं, उन पोएम्स की विशेषताएं क्या क्या हैं, उन सारी की सारी चीज़ों की अपनी बाद में चर्चा होगी। तो मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री जॉन डन, बिल्कुल याद रखना है अपने को, है ना। एक ड्राइडन का भी आपको कोटेशन याद रखना पड़ेगा, ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। किसने यूज किया? ड्राइडन ने यूज किया। अब देखिए इसके अंतर्गत अपन देखें, इसमें मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट का प्रयोग हो रहा है, इंटेलेक्चुअल बिट का प्रयोग हो रहा है, एलोबरेट स्टाइल्स इसमें देखने को मिल रही हैं, फिलोसॉफिकल थीम्स का प्रयोग हो रहा है, अनकन्वेंशनल पोएटिक डिवाइसेस। अनकन्वेंशनल पोएटिक डिवाइसेस का मतलब है ऐसी पोएटिक डिवाइसेस जिनका पहले प्रयोग नहीं हो रहा था। इंट्रिकेट पोएटिक लैंग्वेज, इंट्रिकेट पोएटिक लैंग्वेज इसके अंतर्गत देखने को मिल रही है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं साथियों, दीज आर द फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री को मेटाफिजिकल पोएट्री बनाने वाले जो फीचर्स हैं वो ये हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री को मेटाफिजिकल पोएट्री बनाने वाले फीचर्स जो हैं वो ये हैं। इनमें अपन को देखना है फार-फेच्ड इमेजेस है, कंसीटेड लैंग्वेज है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत देखने को हमें मिली। जॉन डन बड़े ही फॉरमोस्ट इस समय के राइटर थे, और इसके बाद में इनके साथ में हर्बर्ट भी हैं, एंड्रयू मार्वेल हैं, क्रेशा हैं, वॉन हैं और कैरियो हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेटाफिजिकल राइटर्स हैं जिन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्री को अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो साथियों, मेटाफिजिकल पोएट्री इंग्लिश लिटरेचर का एक इंडिस्पेंसेबल हिस्सा है। तो एजेस में अपन चर्चा कर रहे थे, ओल्ड इंग्लिश पीरियड से लेकर के आज अपनी चर्चा कॉमनवेल्थ तक रही है, या और मेटाफिजिकल भी अपन ने इसके अंतर्गत शामिल कर लिया है। मेटाफिजिकल पोएट्री को या मेटाफिजिकल पीरियड को अपन ने इसमें शामिल कर लिया है। अब अपन अपने आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे, रेस्टोरेशन पीरियड को देखेंगे, और वहाँ से अपन मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज तक की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियोस में।